हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्ज़ाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फर्स्ट कार्ड का प्रैक्टिस करवा रहा हूं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर देख रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 है। तो जो भाई बहन अभी प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके चैनल पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा जो भी प्रैक्टिस करवाएं वो देख लीजिए, और कितना आपका स्कोर बन रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और एक बार मैं आप लोगों को याद करा दूं कि जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, पूरा वीडियो को आप लोग देखिए और कितना आपका बन रहा है क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए कि हाँ 100 में हमारा कितना बना। 100 तो नहीं, मैं मैथ नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं टोटल आपका अभी 75 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 75 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 75 में आपका कितना बन रहा है ये आप लोगों को बताना है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एनजीटी के बारे में आपसे पूछा गया है कि एनजीटी के बारे में कौन सा सही है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर दे रहा हूँ। तो इसकी स्थापना वर्ष 1910 में हुई थी। उसके बाद में यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाधा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित नहीं किया गया है, और इसमें यही पूछा था नहीं है। तो इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। ऑप्शन बी भी सही है कि पर्यावरण संरक्षण या वन संरक्षण के संबंधित मामला का शीघ्र निपटान करता है। ये आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा कि शीघ्र निपटान के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है एनजीटी ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी स्थापना भी पूछ लिया जाएगा आपसे। तो 2010 में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं। तो लाइकेन जो है क्या होता है, शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, या कवक और मांस। कौन हो जाएगा आपका, कवक एवं शैवाल। ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक का ही सहजीविता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। और एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, या रेडजेल द्वारा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेनेट द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेनेट द्वारा किया गया था। और यदि आपसे केवल पारिस्थितिकी पूछ ले कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हेकल साहब किए थे। कौन किया था, हेकल साहब किए थे। और कब किए थे, 1866 में, 1866 में, ये ध्यान रखना है। और आपसे अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर ले, पारिस्थितिकी तंत्र, इसी में पारिस्थितिकी के आगे संक्रमण न जोड़ करके केवल तंत्र जोड़ दे, पारिस्थितिकी तंत्र कह दे, तो ये टेंसले, मैं आपको बताया हूँ, टेंसले साहब दिए थे ये शब्द। और ये कब दिए थे, तो ये 1935 में दिए थे। ये इनका ईयर भी आपको ध्यान रखना है कि कब दिया था इन्होंने, तो 1935 में। पारिस्थितिकी की जब बात किया जाएगा तो 1866 में हैकल ने दिया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पारिस्थितिकी संक्रमण किसने दिया था, तब आपको क्या बता देना है, तब आपको ये बता देना है कि बेनेट साहब हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। कौन उत्पादक घटक है, आपको ये बताना है। तो उत्पादक कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। ये तो आपको पता है, बहुत बार आप लोग पढ़े हैं कि उत्पादक कौन होता है। तो हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना ली वही। और ये सब जो हैं गाय, बाघ, मोर, ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा वह सीधा होता है। कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा सीधा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और लिंडेमान साहब ने क्या बताया था कि एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पर कितना
10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है और 90% जो ऊर्जा रहता है वो क्या हो जाता है, उसका ह्रास हो जाता है या वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैं इसको पहले से ही लिख दिया हूँ। लिखा हुआ है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा, काजीरंगा ये असम में है आपका ब्रह्मपुत्र, और साइलेंट वैली आपका ये केरल में है। तो कुंथी पूजा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें आपका लिखा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। बांदीपुर कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, पेरियार केरल में, और सिमलीपाल जो है वो आपका मध्य प्रदेश में ना होकर के कहाँ पे है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, आपको ध्यान रखना है। सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा इसको। ये भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना ही है। तो कांगेर घाटी कहाँ है, कांगेर घाटी, तो कांगेर घाटी आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नागरहोल कहाँ है, तो नागरहोल बन्नेरघट्टा कर्नाटक में हो जाएगा। कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कुगती वन्यजीव अभयारण्य आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में। सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लोग आप टैली कर लीजिएगा, मैं बता ही दिया हूँ। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है, एक कार्बन क्रेडिट जो होता है वो किसके तुल्य माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 100 किलोग्राम कार्बन, 100 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 किलोग्राम कार्बन, या 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यदि हो गया तो वह एक कार्बन क्रेडिट के समान माना जाता है। कह रहे कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। तो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है, आइस कोर से, जीवाश्मित पराग से, वृक्ष वलय वृद्धि से, या इवेपोराइट निक्षेप से, किससे किया जाता है। तो जो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइस कोर। जलवायु परिवर्तन जब क्या होगा, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका आप जानते हैं ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, बर्फ़ पिघलने लगेगी, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 11 नंबर विश्व वन्यजीव दिवस, और इसका थीम भी आपको याद रखना है। जो 2025 है इसका थीम आपको याद रखना है। तो विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का थीम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। ये देखिए 22 मार्च को जल दिवस, उसके बाद में 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद में मैं आपको बता दूं 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा। तो 22 अप्रैल को आपका मनाया जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद में 22 मई को आप जानते हैं 22 मई को क्या मनाया जाएगा, 22 मई को मनाएगा जैव विविधता दिवस। उसके बाद में 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 21 मार्च को वानिकी दिवस ही मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दिवस का एक क्वेश्चन आपसे, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ये जो दिवस है ना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। और इसका थीम आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका थीम 21 मार्च, 3 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, इन सबका कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है और इनकी थीम क्या है, अपडेटेड करंट आप लोगों को देखते रहना है। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, जो भी करंट का अपडेटेड रहेगा मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है आपको बताना है। जोनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या स्प्रूस। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महोगनी। तो महोगनी जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का वृक्ष है। महोगनी क्या है, तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का वृक्ष है, और यह पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं
जो अधिपादप होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। कोणधारी वन में, मानसूनी वन में, सवाना वन में या विश्वतीय वन में कहाँ पाए जाते हैं। 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वतीय वन। क्या हो जाएगा, विश्वतीय वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन हो जाएगा, कर्नाटक आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है। 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वन भूमि, चारागाह भूमि, उपांत भूमि, इसे सीमांत भूमि भी बोलते हैं, और ऊसर, बंजर या व्यर्थ भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊसर, बंजर या व्यर्थ भूमि। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है, तो मैं इसको मिला दे रहा हूँ, आप लोग इसका टैली कर लीजिएगा। तो ये मानसूनी वन है, वो आपके सागौन और साखू, मानसूनी वन, सागौन और साखू 3। उसके बाद में विषुवत रेखीय वन, तो जो विषुवत रेखीय वन हो जाएंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, महोगनी और रोजवुड। अभी मैं आपको बताया हूँ पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्र में महोगनी पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा उसके बाद में 4। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है भूमध्य सागरीय वन, तो भूमध्य सागरीय वन में क्या पाया जाएगा, आलू बुखारा, पल्म, ये सब कहाँ पाए जाएंगे, भूमध्य सागरीय वन में। खट्टे पदार्थ आदि भूमध्य सागरीय वन में ही पाए जाते हैं। उसके बाद में कोणधारी वन में आपका क्या पाया जाएगा, तो चीड़ तथा फर, चीड़ तथा फर। कोणधारी या शंकुधारी बात एक ही है, ध्यान रखिएगा, कोणधारी या शंकुधारी, चीड़ या फर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, उसके बाद में 2, 34 12। 34 12 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से ही मिलाना है, तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। पॉट जाल, तो जो पॉट जाल है वह शीत समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पाए जाएंगे। चरनोजम जो है ये मिट्टी के प्रकार दिए हुए, ये जलवायु प्रदेश दिए हुए, ये ध्यान रखना है। जो चरनोजम है वह चरनोजम आपका दिया हुआ है समशीतोष्ण शीत स्टीपी में, समशीतोष्ण शीत स्टीपी, तो इसके पहले 2 उसके बाद में 1, फिर आपका स्पॉट जॉल से लिखा हुआ है, तो ये आपका दिया होगा आर्द्र शीत समशीतोष्ण, आर्द्र शीत समशीतोष्ण। तो 2143 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पर्यावरण के जैविक घटक हैं। पर्यावरण के जैविक घटक, तो जैविक का मतलब होता है जीव। तो जीव किस में रहेगा, पौधे में ही रहेगा, मैदान में तो जीव रहेगा नहीं, पहाड़ नदी इसमें सब में तो जीव रहेगा नहीं, पौधा आपका जैविक घटक हो जाएगा। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं, आप जानते ही हैं। तो जो जैविक होगा जिसमें जीव होंगे, हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब जैविक हो जाएंगे, और अजैविक में जितने भी निर्जीव वस्तु हैं अजैविक में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, EIA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मैं एक बार आपको बता भी चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, आपको ये बताना है। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पर्यावरण में सर्वाधिक सांद्रण किसका है, तो नाइट्रोजन का है। आप जानते हैं कितना 78% के आसपास पाया जाता है। ऑक्सीजन आपका 21% के आसपास पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% के आसपास पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप सब लोग जानते हैं 1986 में। जल प्रदूषण में आपको बताया था 1974 में। उसके बाद में वायु प्रदूषण मैंने आपको बताया था 1981 में। उसके बाद में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना आपसे पूछे तो 1981 में ही हो जाएगा। उसके बाद में वायु प्रदूषण आपसे तो मैं बता ही दिया हूँ 1981 ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वन संरक्षण अधिनियम, ये तो पर्यावरण संरक्षण है, और आपसे यदि पूछ लिया वन संरक्षण अधिनियम तो आपको 1980 मारना है। 1980 में कौन सा है, तो वन संरक्षण अधिनियम है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव की सुरक्षा जो है वो कौन सी संस्था करती है, आपसे पूछा गया है। 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, IUCN, यूनिसेफ, IUPAC और WHO।
बताइए 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आयुषियन। अच्छा, अब आयुषियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आयुषियन का हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ग्लैंड स्विट्जरलैंड का एक शहर है और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपका 1948 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, आयुषियन का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो आई फॉर हो जाएगा इंटरनेशनल और यू फॉर यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 23 नंबर। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, वे व्यक्ति जो वन में कम से कम कितने साल से 25 साल से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें रहने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। तो यदि आप वन में 25 वर्ष कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं तो जो आपका वन अधिकार अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 2007। वन अधिकार अधिनियम 2007 से लिया गया है, जबकि ये 2006 ही था। वन अधिकार अधिनियम जो आया था ये 2006 में ही आया है, जो आपका 2007 से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धान गेहूँ। किसका? धान गेहूँ का। अच्छा, मैं आपको बताया था कि अपना जो उत्तर प्रदेश है वो कौन कौन से फसल में अग्रणी है, तो आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश आपका फसल अग्रणी है, आम हो जाएगा। उसके बाद में खाद्यान्न में अग्रणी है, खाद्यान्न में जैसे गेहूँ चावल। गन्ना में अग्रणी है, गन्ना। उसके बाद में आलू में अग्रणी है। अग्रणी का मतलब यह हुआ कि मतलब पूरे भारत में प्रथम राज्य जो ये है वो आलू, गन्ना, खाद्यान्न और आम, ये चारों का उत्पादन सर्वाधिक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फसल चक्र की सलाह दी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोच लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है कि आलू उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में या खाद्यान्न उत्पादन में आपसे पूछ लेगा, तो आपको यही बताना होगा। फसल चक्र की सलाह दी जाती है। 25 हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए या मृदा जनित रोगों के लिए। तो 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदा जनित रोगों के लिए। मृदा जनित रोगों के लिए। 26 नंबर में लिखा हुआ है कि अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परत अपरदन जो है वो अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन है। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 27 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक वानिकी से होने वाला लाभ नहीं है? सामाजिक वानिकी से होने वाला लाभ नहीं है। स्थानीय जलवायु में सुधार, चारे की उपलब्धता, लकड़ी की उपलब्धता या वृक्षावरण में कमी। तो 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वृक्षावरण में कमी। वृक्षावरण में कमी। लिखा हुआ है अंतर फसली का तात्पर्य है। अंतर फसली का तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में बोना, 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना, या 1 से अधिक फसलों को उसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, या कोई नहीं। 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना अंतर फसली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ कि वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण का प्रमुख परिणाम है। वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण का प्रमुख परिणाम है तेजी से बहने वाले पानी से मिट्टी के कणों का परिवर्तन, मिट्टी के कणों का अलग होने से मिट्टी की संरचना का नाश, मोरी भूक्षरण का प्रारंभ और मिट्टी की नमी की मात्रा को कम करना। वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण का प्रमुख परिणाम है। 30 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के कणों का अलग होने से मिट्टी की संरचना का नाश हो जाता है।
जब बरसात होगी तो जब तेज़ बरसात होगी तो क्या होगा, मिट्टी के कण अलग हो जाएंगे, तो उसकी संरचना क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नाश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हरित क्रांति की सफलता निम्न में से उपलब्धता पर निर्भर है। तो जो हरित क्रांति की सफलता है वो किसकी उपलब्धता पर निर्भर है, तो बीजों के उच्च पैदावार किस्म से, पर्याप्त सिंचाई सुविधा से, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अच्छा, हरित क्रांति जो है इसके जनक जो आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया भारत में, तो भारत में आपको बता देना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी। कौन? एम एस स्वामीनाथन जी। और आपसे यदि विश्व में पूछ लेगा तो आपको किसको बताना होगा, यदि आपसे विश्व में पूछता है तब किसको बताना है, विश्व में। तो यदि आपसे विश्व में पूछता है तो विलियम जोन्स हो जाएंगे। विलियम जोन्स नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा दिमाग से निकल गया है कि विश्व में कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगी, विश्व में आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कब से शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। 2004-05, 2001 और 2001 से, और 1998-99 से, या 1995-96 से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का 1998-99 से। 1998-99 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। जो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा है उसे कौन सा वन कहते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइगा, टुंड्रा, अमेजन या पूर्वोत्तर भारत की वर्षा वन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। कौन सा? अमेजन वर्षा वन जो है वो पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो अमेजन वर्षा वन में आपको बताना है सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा। भैया अभी मैं आपको बताया हूँ कि 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जब आपसे पूछ लेगा ट्रांसलेशन आप हो जाएंगे। और लिंडेमान जो है वो 10% नियम आपसे पूछा जाएगा कि 10% नियम किसने दिया है, तो आपको बताना है लिंडेमान साहब। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन फैला हुआ है, तो आप सब जानते हैं कि सर्वाधिक पानी है। और पानी कहाँ है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पानी आपका समुद्र में हो जाएगा, लगभग 71% भाग पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हरित पादप क्या है, तो हरित पादप हरे पेड़ पौधे, आपको मैं बताया हूँ कि ये अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद में पादप परजीवी, पशु परजीवी, कवक, फंगी। तो ये पशु परजीवी जो हो जाएंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। पशु परजीवी जो होंगे वो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। और उसके बाद में जो पादप परजीवी होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता, और कवक या फंगी अब घटक होंगे। पादप परजीवी का मतलब समझ रहे हैं, जो पेड़ पौधों पर ही क्या कर रहे हैं, आश्रित हों, तो वो आपके प्राथमिक हो जाएंगे। जैसे आपका हिरण हो गए तो वो घास खाती है, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए वो भी क्या करते हैं, घास वगैरह को खाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। लेकिन जो पशु परजीवी हो जाएंगे, पशु परजीवी जैसे शेर आपका हो गया तो वो आपका हिरण को खाएगा, या आपका मैं कह दूँ मेंढक जो रहेगा वो कीड़े मकोड़ों को खाएगा, तो पशु पर ही आश्रित है तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और कवक या फंगी आप घटक हो जाएंगे, मतलब जो पशु जीव जो रहेंगे वो उनके मृत शरीर को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और ये अपघटक जो हैं कवक, इनको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है, पृथ्वी की साफ सफाई कवक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम, लो भैया भारत में वन संरक्षण अधिनियम आपका आ गया।
कब? 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। ये भी क्वेश्चन मैं अभी आपको बता चुका हूँ। एग्जैक्ट डेट यदि आपसे पूछ ले रहा है तो एग्जैक्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर है। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछता है तो ये 25 अक्टूबर है। एग्जैक्ट डेट 25 अक्टूबर 1980। ये जम्मू कश्मीर तब आप जानते हैं 370 धारा लगा था, तो उसको छोड़ करके पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है आपको ये बताना है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा बांधवगढ़ या माधव राष्ट्रीय उद्यान? तो धूपगढ़ चोटी आपकी कहाँ हो जाएगी? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश ही है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बांधवगढ़ शायद ही कर्नाटक में आपका, बांधवगढ़ कर्नाटक में है, ठीक है, मैं कंफर्म हूँ। बांधवगढ़ कर्नाटक में है और माधव जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क, नागरी राष्ट्रीय पार्क और बमडेलिंग वन्यजीव अभयारण्य, इसमें नेपाल, चीन, भूटान, अफगानिस्तान अपने पड़ोसी देश हैं, उनके अभयारण्य का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो आपका बखान हो जाएगा वो बखान भाई साहब आपके अफगानिस्तान में हो जाएंगे 4। उसके बाद में सेफ फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क, तो सेफ फोकसुंडो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वैसे लग रहा होगा कि ये आपका नेपाल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का। तो उसके बाद में एक नागरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ हो जाएगा? नागरी राष्ट्रीय पार्क आपका चाइना 2। और उसके बाद में अब एक ही बचा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3 में, भूटान। बमडेलिंग वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ हो जाएगा? तो भूटान में। तो 41, 23, 4, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य और अवस्थिति दिया हुआ है। महावीर स्वामी, ये तो उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछ लिया है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में, लाख बहोसी कन्नौज, किशनपुर कहाँ है? बलरामपुर। और उसके बाद में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जनपद में। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी आपका ललितपुर में हो जाएगा, लाख बहोसी आपका कन्नौज में हो जाएगा और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। मैं लिख भी रखा हूँ कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। कैमूर आपका मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र एरिया में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। चलिए जब बाघ की बात आ ही गई है तो आप बता दीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरुआत हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1973 से। कब से? 1973 से। हाथी परियोजना 1992 से। हंगुल परियोजना और आपका लाल पांडा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, हंगुल एवं लाल पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले दूसरे वृक्ष लगाते हैं। वन विभाग फार्म वानिकी के लिए छोटे एवं मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपको ये बताना है। तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। फार्म वानिकी के लिए किसान अपने खेतों में क्या करते हैं? व्यापारिक महत्व के लिए दूसरे वृक्ष उगाते हैं और इसको उगाने के लिए वन विभाग जो है इनको निःशुल्क पेड़ पौधे देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कौन है? तो 43 का आपका बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो सुंदरलाल बहुगुणा साहब किससे जुड़े थे? तो चिपको आंदोलन से। और मेधा पाटेकर किससे जुड़ी हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ये भी आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन
मेधा पाटेकर। यहाँ पाटकर लिखा है, पाटेकर पाटकर एक ही है। लिखा हुआ है कि लवणीय मृदा पर कौन सी फसल को बोना चाहिए। लवणीय मृदा में कौन सी फसल बोना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो लवणीय मृदा में जो है वो आपको कपास बोना चाहिए। क्या बोना चाहिए? कपास। कपास, चुकंदर, ये सब आप बोएंगे लवणीय मृदा में तो आपका अच्छा पैदावार होगा। और लवणीय मृदा में किसकी अधिकता होती है आपसे पूछ लिया जाए तो NaCl की। किसकी अधिकता होती है? NaCl की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ओजोन परत के पतला होने का कारण है। ओजोन परत क्यों पतला हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन व सल्फर डाइऑक्साइड। पतला होने का जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन व नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि भारत में किस वर्ष केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड CPCB की स्थापना हुई थी। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं ऊपर बताया हूँ उसका आपको यहाँ आंसर मिल रहा है। तो इसका 46 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। तब 1974 में। क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ है पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को बनाने वाला सर्वप्रथम कौन सा देश था। पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रणाली को सर्वप्रथम किसने बनाया था ये आपसे पूछा गया है। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन आपसे ये भी पूछ लेगा कि मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ। तो ये ध्यान रखना कि 1972 में हुआ था। और कहाँ हुआ था जब आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बता देना है? जिनेवा। क्या बता देना है? जिनेवा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है सॉरी ये मानव पर्यावरण सम्मेलन जो लिखा हुआ है ना ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। जिनेवा इसका राइट आंसर नहीं होगा, आपका स्टॉकहोम हो जाएगा। लिखा हुआ कि कौन सा ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है। ISO पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है ये आपसे पूछा गया है। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ISO 14001। ISO 14001 जो है वो क्या करता है? पर्यावरण के ऑडिट प्रोटोकॉल को निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लोगों के बीच वृक्ष चेतना पैदा करने के लिए पर्याप्त उत्साह उत्पन्न करने को वृक्षारोपण का संयोजित आयोजन वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया। देखो ये इतना जो लिखा हुआ है ना ये दुनिया का पचरा, इसलिए इससे मतलब नहीं था आपको, मतलब था केवल वन महोत्सव। वन महोत्सव कब से प्रारंभ किया गया? 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, वन महोत्सव 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, अरहर में। कहाँ पे हो जाएगा? अरहर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोचिए कुछ सोचिए, इसको 2 से मिलाना है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये जनन ग्रंथि है, तो जो आपका जनन ग्रंथि होगा वो प्रोजेस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन 2। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा, तो पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय, तो अग्नाशय में क्या हो जाएगा? तो अग्नाशय का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अग्नाशय से क्या स्रावित होती है? तो इंसुलिन, तो इसका हो जाएगा 1। उसके बाद में अधिवृक्क से कार्टिसोल 23, 14, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर C।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है, या अनिषेचित अंड का परखनली के अंदर परिवर्धन होता है। 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। निषेचन माता के शरीर से बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता। कौन सा एक पौधा कलम द्वारा संवर्धित नहीं होता। तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केला। क्या हो जाएगा, केला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से आवर्णकता अभिलक्षणित होती है। आवर्णकता अभिलक्षणित होती है। तो 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 57 का राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। यदि मेलानिन आपका बढ़ा तो आप क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा सांवले हो जाएंगे, या और बढ़ गया तो आप थोड़ा सा काले हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में मेलानिन कम हुआ तो आप क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। लेकिन मेलानिन ज़्यादा ही रहना अच्छा है, क्योंकि जो आपकी पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे त्वचा का कैंसर होता है, आप लोग जानते हैं। तो यदि आपके शरीर में मेलानिन रहेगा तो त्वचा कैंसर होने के चांस कम रहेंगे, और जिसके पास मेलानिन नहीं रहेगा, जो गोरे रहेंगे, उसको त्वचा कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए यदि आप काले हैं तो एकदम आप खुश रहिए कि आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये मैथ है, तो मैथ मैं आपको बताया ही हूँ, तो ये मैथ आप लोग देख लीजिए। मैथ मैं आपको बताया ही हूँ कि एक साथ ही आपका करवा दूँगा। 58, 59 कहिए तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आपका आंसर यही सही हो जाएगा। 59 जो है 59 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 1200। उसके बाद में आपका 60 नंबर, 60 में आपका क्या सही हो जाएगा, तो 60 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद में 61 नंबर, 61 नंबर, तो 61 नंबर का आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 62 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद में 63 का क्या सही हो जाएगा, 63 का आपका डी सही हो जाएगा। 63, उसके बाद में फिर आपका 64 आ गया। 64 क्या भी आपका क्या सही है, डी सही है। 65 में कौन सा सही हो जाएगा, तो 65 का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 66 से मैं आपको करवा रहा हूँ कि ALU निम्नलिखित का पार्ट है। ALU किसका पार्ट है आपको बताना, CPU, CU, मेमोरी या उपयोग में से कोई नहीं। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, CPU, मेमोरी या CU। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CPU। और ALU, मेमोरी, CPU जो है ये सब इसी के CPU के ही भाग हैं। ALU, मेमोरी और CU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। UPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई, अनट्रप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपको ये बताना है। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमयुवा। क्या है, परमयुवा। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भारत में सबसे तेज जो है वो कौन सा कंप्यूटर है सुपर, तो आपको ये बता देना है प्रत्यूष। कौन सा, प्रत्यूष। और यदि आपसे पहला पूछ लिया जाए तो आपको कौन सा बताना है, परम 8000। कौन सा, परम 8000। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पहला पूछ लिया जाता है तो आपको परम 8000। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस,
कंप्यूटिंग एज अ सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है एनएलपी। एनएलपी में कोरेफ्रेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित करता है। एनएलपी में कोरेफ्रेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित करता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टास्क एनाफोर रेजोल्यूशन। कंप्यूटर के तर्क को निर्धारित करने का कार्य। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि मशीनी अनुवाद का कार्य या एक टेक्स्ट में एक ही कार्य को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप है? डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप कौन सा है आपको ये बताना है। डिजिटल डिस्प्ले एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिस्प्ले डिजिटल एनालाइजर या डिस्प्ले डिफरेंशियल एनालाइजर। डीडीए बताइए। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा राइट, वो लिखा है कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी में नई उपयोगी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमुलेटिंग, माइनिंग, रिसोर्सिंग या हैविंग। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी, माइनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है एसवीजी। ये जो फुल फॉर्म है इसको आप लोग रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाना है। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से ही पूछा जाएगा, ये समझ लीजिएगा। तो एसवीजी का पूरा रूप है, तो एसवीजी का पूरा रूप आपका हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और जो भी एग्ज़ाम UPSSC अभी पूछ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, उससे आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम पूछ रहा है। तो जैसे जो भी चीज़ स्पेशल पूछी जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा टफ ज़रूर पूछा जाएगा। और ये तो आप लोगों को भी पता है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, तो कांस्टेबल भैया 10+2 वाली वैकेंसी है। तो 10+2 में बहुत ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। जो भी वैकेंसी का पेपर अभी हुआ है वो आप देखे हैं, कोई ना कोई डिग्री, स्पेशल डिग्री का ही पेपर हुआ है, तो उससे आपको डरना नहीं है कि बहुत टफ पूछा जा रहा है। आप लगे रहिए कंटिन्यूअस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? DHCP, तो DHCP का पूरा नाम आपका हो जाएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने में वह किसी मौजूद कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीटाइप मोड, इंसर्ट मोड, ओवर इंसर्ट मोड या ओवर टाइप मोड। 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर टाइप मोड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी दबानी होगी? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल क्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल क्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? जो वर्ड है MS वर्ड, उसमें डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है, आपसे ये पूछा गया है। तो 76 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 100%। किस पे? 100% पे ही सेट रहता है। जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन है वो 100% पे ही रहता है। अगर आप थोड़ा कम करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे क्या करते हैं, इधर से थोड़ा सा उंगली से दोनों अपने दबाते हैं, तो ये आपका जूम इन हो जाता है। और आप अगर इधर से ऐसे फैलाते हैं दोनों तरफ तो जूम आउट हो जाता है। सॉरी, ये जूम आउट होगा और ये जूम इन होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ कि इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है। संग्रह प्रारूप नहीं आपसे ये पूछा गया है, तो 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये संग्रह प्रारूप नहीं है, ये फाइल एक्सटेंशन है। क्या है, फाइल एक्सटेंशन, और किसका, MS एक्सेल का, MS एक्सेल 2007 का फाइल एक्सटेंशन है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ कि वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग में होने वाला छोटा डिजिटल वेब कैमरा कौन सा है। जॉयस्टिक, वेब कैमरा, लाइट पेन या MICR, कौन सा हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वेब कैमरा। ये जो है लाइट पेन, MICR, वेब कैमरा, ये कैसे हैं, इनपुट डिवाइस हैं, IP है या OP है, आपको ये बताना है। इनपुट डिवाइस, ID या OD, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, ये भी बताइएगा कि एक लिखा हुआ है प्रिंटर और एक तरफ लिखा हुआ है प्लॉटर, ये बताना है कि ये इनपुट है या आउटपुट है, ये इनपुट है या आउटपुट है, या ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, या ये जो है आपका आउटपुट है और ये भी आउटपुट ही है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये दोनों कैसे डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस ही हैं। जो प्रिंटर होता है ये आपका छोटे पेपर्स को प्रिंट करता है, और जो प्लॉटर होता है ये बैनर वगैरह आप जो प्रिंट करवाते हैं प्लॉटर ही आपका प्रिंट करता है। लिखा हुआ है कि इंटरनेट की शुरुआत डॉट के रूप में की गई थी। इंटरनेट की शुरुआत जो है डॉट के रूप में की गई थी, किसके रूप में की गई थी। 79 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क, अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में ये तैयार किया गया था इंटरनेट। और इंटरनेट जो है वो भारत में 1995 में, कब आया था, 1995 में आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कब, 1995। लिखा हुआ कि डॉट उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्क्रीन या कमांड। तो 80 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो 81 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ND तिवारी। ND तिवारी जो हैं वो राज्यपाल नहीं रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपका 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद जनपद। सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, तो गाजियाबाद। जैसे सांद्रण जो है ना, ये घनत्व लिखा है, ध्यान रखिएगा, जनघनत्व। सांद्रण आप कंफ्यूज हो जाओ, जनघनत्व आपसे पूछा है तो गाजियाबाद, और ये आपसे जनसंख्या पूछ ले तब आप क्या बताते हैं, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से किस जिला में भारत में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ था। प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, रामपुर में। कहाँ पे, रामपुर में, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मिड डे मील कब से प्रारंभ हुआ, आपसे ये पूछा गया है। तो मिड डे मील जो है वो आपका कब से प्रारंभ हुआ था, तो 15 अगस्त 1995 से। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ था, जिसे मूल्य वर्धित कर बोलते हैं, वो कब से लागू हुआ था। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2008 से। वैट कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 2008 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश
कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, आपसे ये पूछा गया है। 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ। कृषि अनुसंधान कहाँ है, लखनऊ में। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है, ये आप ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति निवास करती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माहीगीर। और ये बताइए कि ये जो थारू है ना, उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका ... 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो सीधा सीधा आपसे ये पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पुस्तक कौन सा था जो 1874 में प्रकाशित हुआ, और यह पहला महिला से संबंधित पत्रिका था। तो 88 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधनी। ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधनी। ये उदंड मार्तंड किसका है, ये आपको बताना है। और फिर लिखा हुआ है कि शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है, आपको ये बताना है। तो ये इसका ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, वाराणसी, विंध्याचल, मेरठ एवं सहारनपुर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सहारनपुर। शाकंभरी सहारनपुर, ये ध्यान रखना है आपको। और सर्वाधिक मेला यदि आपसे पूछ लेता है तो आपको मथुरा बताना है। सर्वाधिक मेला कहाँ लगता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये मथुरा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ये संयुक्त प्रांत से इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, यही आपसे पूछा गया है। 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950। कब, 1950। और आपसे फिक्स डेट आपसे पूछ लेगा तब आपको 24 जनवरी बता देना है। और आप जानते भी हैं कि 24 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को किस जिले में फांसी दी गई थी। तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गोरखपुर। कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर। और ये जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था वो कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो जीटी रोड सबसे पहले आप बताइए कहाँ से कहाँ तक है और किसने बनवाया था। तो जीटी रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। कौन, शेर शाह ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो जीटी रोड है वो इस समय उसको NH-19 के नाम से जानते हैं। कौन से NH-19 मतलब नेशनल हाईवे 19 के नाम से जीटी रोड को जानते हैं। और यह दिल्ली से कोलकाता के बीच में स्थित है। और ये कहाँ से नहीं गुजरता है पूछा गया है, तो आपको मार देना है अलीगढ़। कहाँ पे, अलीगढ़ से नहीं गुजरता है, बाकी प्रयागराज, आगरा और मुगलसराय से गुजरता है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र तो आप जानते ही हैं, नरौरा ही है, जो आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। कहेगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुडनकुलम अलग है, कलपक्कम अलग है, दो आपके यहाँ पे नाभिकीय संयंत्र हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो काली मिट्टी के बर्तन हैं वो आजमगढ़ हैं। और एक आपका ODOP योजना चल रहा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। तो इसके संबंध में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन से ज़िले से क्या संबंधित है। जैसे आपसे पूछ ले कि बलरामपुर जो है वो ODOP में क्या तैयार करता है,
तो ODOP के तहत बलरामपुर खाद्यान्न के मामले में सर्वाधिक पैदावार करता है। गोंडा भी आपसे पूछ ले रहा है तो खाद्यान्न। अगर आपसे पूछ ले सिद्धार्थनगर तो सिद्धार्थनगर भी खाद्यान्न है। खाद्यान्न में अगर आपसे पूछ ले रहा है तो खाद्यान्न में आप दाल, गोंडा और बलरामपुर दाल तैयार करता है। और आपसे सिद्धार्थनगर जब पूछ लेगा तो सिद्धार्थनगर चावल। वैसे तो खाद्यान्न ही लिखा रहेगा, लेकिन अगर खाद्यान्न के अंतर्गत भी आपसे पूछ ले रहा है कि क्या धान गेहूँ दाल जो भी पूछ ले, तो उसमें आप उत्तर प्रदेश में गोंडा और बलरामपुर आपका दाल पैदावार सर्वाधिक करता है और सिद्धार्थनगर चावल। तो इसका आपका काली मिट्टी का जो आपको हो जाएगा आजमगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी के कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो दादरी, चुनार, चुर्क, डाला ये सीमेंट के कारखाने हैं। इसको एक ही लाइन में याद कर लीजिएगा, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ कि इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ़को यूरिया कहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। 96 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंवला। कहाँ पे? आंवला में। ये बरेली ज़िले में स्थित है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? नींबू जो है वो प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर और मेरठ। सहारनपुर और मेरठ। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि नींबू का भैया रासायनिक नाम बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? साइट्रस लीमोन। क्या? साइट्रस लीमोन। ये ध्यान रखना है आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? गरीब का मित्र किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आलू। क्या हो जाएगा? आलू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग की 60 दिन है, चना और मसूर 90 दिन है, अरहर 260 दिन है। ये आपको ध्यान रखना है। मूंग 60 दिन में तैयार हो जाएगी और उसके बाद में चना और मसूर आपकी 90 दिन, अरहर आपका 260 दिन। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हुए। आप लोगों को बताना है कि जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं इसमें कितने सही हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार मैं आपको दोबारा याद करा दे रहा हूँ कि जो भी भाई बहन अभी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।